हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इन्वायरमेंट की क्लास चल रही है और अभी तक हम बात कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए, बायोडाइवर्सिटी पर अभी 2 क्लास हुई हैं। पहली वाली क्लास में मैंने बताया था क्या जैव विविधता है, जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, प्रवणता क्या होती है, कैसे कैसे जैव विविधता परिवर्तित होती है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की थी। और आज मैं बात करने वाला हूँ मेनली जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसी वनस्पतियों की ऐसी प्रजातियों और जीवों की ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करना जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर है या विलुप्त होने वाली हैं या धीरे धीरे जो है वो विलुप्ति की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो देखिएगा, जो जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, संरक्षण करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज इन सीटू एंड सेकंड एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि कोई वनस्पति, कोई जीव जिस आवास में रहती है उसे उसी आवास में संरक्षित करना, और एक्स सीटू होता है उसे वहां से निकाल के कहीं और संरक्षित करना। अब इन सीटू में हम किसकी बात करते हैं? जैसे हमने किसी जंगलीय क्षेत्र को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, एक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि वहां पर आना जाना या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमने प्रतिबंधित कर दी, तो इस प्रकार का संरक्षण कहलाता है इन सीटू। दूसरा एक्स सीटू में क्या है, हम वहां से उस वनस्पति या उस प्रजाति को निकालेंगे और निकालने के बाद कहीं ऐसी सुरक्षित जगह ले जाएंगे जहां पर किसी प्रकार का मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। इसे कहा जाता है आपका एक्स सीटू। बात है इन सीटू में हम किस किस की बात करते हैं। तो देखिए, इन सीटू में क्या करा जाता है, किसी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र या इसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, एक होते हैं वन्यजीव अभयारण्य, और एक आ जाते हैं पवित्र उपवन। ये जितने भी हैं ये इन सीटू हैं। अगर किसी क्षेत्र को इस प्रकार से घोषित किया जाता है, इसका मतलब है ये एक तरीके का इन सीटू संरक्षण है। लेकिन यदि हम किसी जीव को चिड़ियाघर में सुरक्षित करें या फिर उनके जीनों को किसी जीन बैंक में रखें या वनस्पति के बीजों को बीज बैंक में संरक्षित करें, या फिर जो वनस्पति उद्यान होते हैं, यानी कहीं से प्रजाति को ला करके, किसी वनस्पति की प्रजाति को ला करके उसे किसी वनस्पति उद्यान में स्थापित करें, तब इस कंडीशन में ये वाला संरक्षण क्या होता है, आपका एक्स सीटू होता है। जो एक्वेरियम होते हैं, एक्वेरियम आप जानते होंगे, घर में भी घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मेनली एक जार रखा जाता है कांच का, और उसमें मछली वगैरह हम रखते हैं। तो इसी प्रकार से एक्वेरियम आदि में भी काफ़ी प्रकार का संरक्षण जो है वो किया जाता है। ये जो संरक्षण किया जाता है ये भी कैसा संरक्षण है बेटा, एक्स सीटू है। ठीक है बेटे, क्लास चल रही है अभी, ठीक है। तो खैर चलिए, तो मैंने बताया 2 प्रकार के संरक्षण होते हैं, एक होता है इन सीटू संरक्षण और एक होता है आपका एक्स सीटू संरक्षण। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, वो ऐसे आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा इन सीटू है, कौन सा एक्स सीटू है। तो आप समझ जाना, वो जो मानव ने डेवलप किया है, ऐसी सब चीज़ें जो मानव ने डेवलप की हैं वो सब एक्स सीटू हैं। जैसे चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, ये सब क्या है, ये हमने अपने हिसाब से बनाया है इसको। पर जब इसकी हम बात करते हैं जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति अभयारण्य, तो ये रियल में क्या है, ये वास्तविक आवास है जो कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं के होते हैं। तो जब वो अपने आवास में ही संरक्षित किए जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम इन सीटू। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इन सीटू के बारे में, एक एक करके बात करेंगे। इन सीटू में सबसे पहले हमें बात करनी है जैव मंडल रिजर्व के बारे में। ये पूरा आप समझेंगे तो काफ़ी बड़ा पोर्शन आपका इन्वायरमेंट में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बात किसके बारे में करनी है, आपका वो करनी है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यानी जिसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल रिजर्व कहा जाता है, जैव मंडल रिजर्व। अब बात आती है कि ये संकल्पना कहाँ से आई है और बायोस्फीयर रिजर्व रियल में होते क्या है। देखिएगा, ये संकल्पना मेनली कहाँ से आई, ये यूनेस्को से आई। यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा। एक्चुअली यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 1971 में, 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया था, और उस प्रोग्राम का नाम था आपका मैप प्रोग्राम। मैप का मतलब था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसका मतलब था आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम शुरू किया था। अब इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य था कि लोगों के बीच में और वातावरण के बीच में, यानी जो लोग हैं और जो वातावरण है, यानी जो पर्यावरण है, इनके बीच के संबंध को क्या बनाया जाए, मधुर बनाया जाए, संबंधों में सुधार हो। इस चीज के लिए जो है वो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, यूनेस्को विश्व भर में जो भी देश हैं वहां पर अनेक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को जो है वो अपनी सूची में चिन्हित करता है, और उसके बाद फिर वहां पर जो है वो आपका कोशिश की जाती है कि उस बायोस्फीयर रिजर्व में लोगों के बीच में और खास करके उस पर्यावरण के बीच में एक तरीके से मधुर संबंध स्थापित हो सके, यानी मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव वनस्पति और जीवों पर बहुत ज़्यादा स्थापित ना हो पाए।
तो यूनेस्को क्या करता है, इस हिसाब से जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व को चिन्हित करता है अलग अलग देशों में। ठीक है, अभी हम बात करें कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल हैं, यानी यूनेस्को के इस प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं। तो लगभग 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को के इस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं। बट आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं, आपके 18 हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये भारत के हैं, यानी इन्हें भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भारत ने अपने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं उन सभी को यूनेस्को अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में चिन्हित कर ले, नहीं। उसके लिए क्या है कि समय समय पर यूनेस्को जो है वो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को क्या करता रहता है, आपका शामिल करता रहता है मैप प्रोग्राम में। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि 2020 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को, जो पन्ना जैव मंडल आरक्षित, जो जैव मंडल स्फीयर है, मेनली रिजर्व क्षेत्र है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को किसमें शामिल किया गया है, इस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के पहले तो 11 ही थे शामिल, लेकिन अभी कितने हो गए हैं, आपके 12 हो गए हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या क्या हैं, भारत में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और किस किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया है। इस बात को थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि केवल स्थलीय भाग पर भी हों, बल्कि ये जलीय भाग पर भी हो सकते हैं। हम किस प्रकार से करते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, ये कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, एक क्षेत्र को हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, ठीक है। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में क्या होगा, इसमें हम एक क्षेत्र रखेंगे कोर क्षेत्र, जो बिल्कुल अंदर वाला भाग होगा, इसे कहते हैं कोर क्षेत्र। एक क्षेत्र हम रखेंगे इससे बाहर वाला क्षेत्र। ये जो बाहर वाला क्षेत्र होता है, ये जो बाहर वाला क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है बफर जोन, इसे हम कहेंगे बफर जोन। और जो इसके भी बाहर वाला क्षेत्र है उसको मेनली आपका फ्री छोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है संक्रमण जोन, या उसे संक्रमित क्षेत्र कहते हैं, या उसे ट्रांजिशन क्षेत्र कहते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है। तो कुल मिलाकर के एक बायोस्फीयर रिजर्व को अगर आप देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व में कुल मिलाकर के कितने क्षेत्र होते हैं, आपके 3 क्षेत्र होते हैं। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप कहेंगे पहला वाला जो होता है ये होता है कोर क्षेत्र, और उससे बाहर वाला होता है बफर क्षेत्र, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है आपका संक्रमण क्षेत्र। इन तीनों में क्या अंतर होता है, आप कहेंगे इससे बाहर क्या है, मैं कहूंगा इससे बाहर जो भी मानवीय गतिविधियां हैं वो सब चलती रहती हैं, ठीक है। ये अब हमने एक क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, तो उसमें सबसे पहले कोर क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसमें लगभग सभी प्रकार की मानव गतिविधियां क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। जो कोर वाला क्षेत्र होता है इसमें मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां यहाँ पर क्या होंगी, आपकी नहीं होंगी, यानी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जो इससे बाहर वाला क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र होता है, यहाँ पर कुछ हद तक छूट होती है। छूट का मतलब क्या है कि परमिशन के साथ बफर जोन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो सकती है, जैसे पर्यटन वगैरह की छूट होती है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें जो कोर वाला क्षेत्र है, आप कहेंगे सर रिसर्च वगैरह के लिए भी यहाँ पे नहीं जाया जा सकता है, रिसर्च वगैरह की अनुमति नहीं होती है। मैं कहूँगा हो जाती है, लेकिन वो तब जब अनुमति हो उस चीज़ की। जो बफर क्षेत्र होता है यहाँ पर कुछ गतिविधियों की क्या होती है भैया, छूट होती है, कुछ गतिविधियों की छूट, और वो भी किसके साथ में, परमिशन के साथ में। खास करके जैसे मैं कह सकता हूँ पर्यटन वगैरह, रिसर्च वगैरह, इन सब चीज़ की क्या होती है, आपकी कुछ हद तक छूट होती है। लेकिन जो बाहर वाला संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियाँ जो है वो आपकी अलाउ होती हैं। अब बड़ी चीज़ क्या है, देखिए जब ये इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि हमें फ्लोरा और फोना को संरक्षित करना है। मैंने क्या नाम लिया, फ्लोरा एंड फोना। एक्चुअली फ्लोरा और फोना का मतलब समझते होंगे। फ्लोरा का मतलब हो गया आपका वनस्पतियों से, इन्हें कहते हैं वनस्पति, और फोना का मतलब होता है आपका जीवों से, जीव जंतुओं से। और ये दो ही तो चीज होती हैं जिनका हम संरक्षण करते हैं, वनस्पति और जीव जंतु।
तो फ्लोरा एंड फोना, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि किसी क्षेत्र में केवल इनको संरक्षित किया जाए, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज होती है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जंगलों में जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ रह रही हैं, हमें उनके भी सांस्कृतिक पहलुओं का सम्मान करना है, उन्हें भी हमें बरकरार रखना है। अब हम ऐसा नहीं करते कि भाई इन क्षेत्रों में जो आवास वगैरह है हम उन आवास को नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और मानव का बिल्कुल विच्छेदन कर देंगे जंगलीय क्षेत्रों से, ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो यहाँ के जनजातियाँ हैं वो जनजाति लंबे समय से इन जंगलों में रह रही हैं, इन क्षेत्रों में रह रही हैं, तो उनको प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। मेनली संक्रमण क्षेत्र वगैरह में ये सब जो है वो आपकी रहती है, जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, ये अपनी कुछ हद तक गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित कर सकती हैं। तो अगर हम कहें कि बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है, तो केवल एक उद्देश्य आप नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसका उद्देश्य फ्लोरा एंड फोना को संरक्षित करना होता है, नहीं। मैं ये यहाँ पर, हाँ ये तो है रीज़न, फ्लोरा और फोना को संरक्षित तो करना है, बट इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और हैं, और वो मैंने आपसे बताया क्या है कि इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो है मानव और वातावरण के बीच संबंध में सुधार करना, संबंध को और मजबूत करना, मधुर करना। और इसी के साथ साथ खास बात यह है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के सांस्कृतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसका उद्देश्य केवल फ्लोरा एंड फोना को संरक्षित करना होता है। दूसरा एक बता दें, इसका उद्देश्य जनजातियों के सांस्कृतिक पहलुओं का भी सम्मान करना होता है या संरक्षित करना होता है। इस तरीके से अगर दो तीन चीजें बना करके दे दे तब ये याद रखिएगा कि वो सभी चीजें सही होंगी, तो आपको समझ में आया होगा। अब यही देखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई बायोस्फीयर रिजर्व एक आधा स्थलीय भाग में हो और आधा जलीय भाग में हो। और काफ़ी बार क्या होता है कि एक ही बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में हम क्या कर देते हैं, जहाँ जो क्षेत्र ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो किसी जीव का संरक्षण करना ज़रूरी है, तो मेनली उसमें क्या कर देते हैं, हम किसी भाग को कोई राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं कि हाँ भैया ये एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक्चुअली जब हम ऐसा कर देते हैं किसी बायोस्फीयर रिजर्व में किसी क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, तब वहाँ पर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियाँ पूरी तरीके से रुक जाती हैं, बैन हो जाती हैं। खैर, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और 1971 में यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अब ये तो आपको समझ में आ गया ये ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं भारत के बारे में, भारत कहां पर है बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के। देखिए, अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत ने ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम शुरू किया, ये शुरू किया 1986 में। 1986 के तहत भारत में क्या किया गया, आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या किए गए, आपके घोषित किए गए, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। और सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था वो बच्चों किसे किया गया था, आपका वो किया गया था नीलगिरी को। और कब किया गया था, 1986 में किया गया था। 1986 में नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका घोषित किया गया था। अगर हम बात करें कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इस समय हैं भारत में, कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं भैया, 18 है, 18 है। तो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व अभी भारत में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में, या मैं कहूं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो कुल मिलाकर के कितने हैं, 18। अब इनको मैं आपको राज्य के वाइज लिखवा दे रहा हूं, आप इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। 18 है, एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, इसमें कर्नाटक को भी शामिल कर लेते हैं, कर्नाटका। तो आप यहां सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के यहां पर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो देखिए एक तो है आपका जो केवल केरल और तमिलनाडु में है, उसका नाम है अगस्त्य मलाई, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। और एक है आपका नीलगिरी जो कि इन तीनों में है, एक है नीलगिरी,
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो अगस्त्य मलाई है ये कहाँ पर है? केवल और केवल आपका केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में। बट कि नीलगिरी जो है वो आपका तीनों में ही विस्तारित है। नीलगिरी तो आपका ये तीनों में ही विस्तारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मन्नार की खाड़ी वाला है वो भी तमिलनाडु के तट पर ही है, मैं भी नोट करवा दूंगा आपको। ये यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नीचे आएंगे, आगे चलेंगे तो एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो है आपका शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। फिर इसके आगे जाएंगे आप उड़ीसा। उड़ीसा में है सिमलीपाल, साफ साफ नोट करते हुए चलिएगा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। उसके और ऊपर जाएंगे आप तब आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, तो वहाँ तो आप जानते ही हैं कौन सा है भैया, सुंदरवन, सुंदरवन। इसके बाद और ऊपर जाएंगे तब आपको मिलेगा मेघालय, और मेघालय में एक प्रमुख है और वो है नोकरेक, नोकरेक। इसके बाद जाएंगे असम। असम में दो हैं, एक है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व और एक है डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? असम में। इसके बाद आप जाएंगे आगे सिक्किम। तब सिक्किम में आपको एक दिखाई देगा जिसका नाम आप जानते हैं कंचनजंगा। फिर आप जाएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको दिखाई देगा नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा एमपी में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मेनली 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक है अचानक मार, एक एक करके बात करूंगा मैं आपसे। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, एक है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और भैया एक है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात में, तो भैया गुजरात में एक बायोस्फीयर रिजर्व है और वो है कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। और एक रह गया और वो है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, तो निकोबार पर है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए आप गिनिएगा, 1 2 और एक 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 एक 15 और उसके बाद ये हो गया एक 16। इसके बाद और कौन सा रह गया तब मैं आपको बता दूं। एक जो रह गया है वो रह गया है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। जिसका नाम है कोल्ड डिजर्ट यानी शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल जो है ये भी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसको जरा हम इंडिया के मैप में एक बार देख लें तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तो मोटे मोटे तरीके से आपको याद रह गया होगा। फिलहाल एक बार बात करते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है मैप में, एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, नाम बाद में लिखेंगे। तो देखिए एक तो है यहाँ नीचे, ये है अगस्त्य मलाई। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका अगस्त्य मलाई? ये हो गया ये वाला भाग, केरला वाला भाग और तमिलनाडु वाला भाग। उससे ऊपर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में शामिल है, ये है आपका नीलगिरी। उसके बाद में यहाँ पर आप आ जाते हैं तो ये है मन्नार की खाड़ी। उसके ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में शेषाचलम। उसके बाद मिलेगा सिमलीपाल, उसके बाद मिलेगा सुंदरवन, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा नोकरेक, फिर एक मिलेगा मानस, एक मिलेगा डिब्रू सिखोवा, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक अरुणाचल प्रदेश में भी है, इसी का नाम रह गया था, उसका नाम है दिहांग दिवांग। और एक मिलेगा यहाँ पर सिक्किम में भाई, ठीक है, कंचनजंगा। और एक यहाँ पर उत्तराखंड में जिसका नाम नंदा देवी है। और यहाँ पर एक हिमाचल में जिसका नाम कोल्ड डिजर्ट है। और मध्य प्रदेश में तो मेनली कितने हैं आपके, 3 हैं, ये याद रखिएगा, 3 है मध्य प्रदेश में बात करेंगे, और एक है यहाँ पर। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। एक कौन सा रह गया जो हमने छोड़ दिया शायद, चलिए नाम लिखेंगे तो याद आ जाएगा।
नाम लिखेंगे तो नाम लिखते हुए हमें याद जरूर आ जाएगा। अच्छा ये रह गया निकोबार वाला यहाँ पर, ये ठीक है, ये वाला, तो ये यहाँ पर एक रह गया है, ये वाला ग्रेट निकोबार। ठीक है, देखिए एक बार ज़रा समझ में आएगा आपको, मैप में देखिए ये वाला जो है, ये वाला, ये कौन सा है, ये है अगस्त्य मलाई, ये है अगस्त्य मलाई। फिर इसके बाद बात करेंगे कौन से 12 हैं जो आपके शामिल हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। तो एक ये है अगस्त्य मलाई, ये कौन सा है भैया, ये है नीलगिरी। सबसे पहला जो स्थापित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व है वो यही था, और इसे ही सबसे पहले यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसके बाद आइए ये है ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ये वाला जो है ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये है आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, शेषाचलम। ये वाला है आपका सिमलीपाल। ये सब एग्जाम में पूछेगा कौन सा कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, इनकी बातें भी और करेंगे, क्या क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद ये है, आप जानते हैं, ये है सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये है मेघालय में नोकरेक, नोकरेक, ये कहाँ पर है भाई, ये है मेघालय, मेघालय में है नोकरेक। इसके बाद यहाँ पर आएंगे ऊपर, तो ये दोनों कहाँ पर हैं आपके, असम में हैं, ये असम में है दोनों। एक का नाम है डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व। और डिब्रू सिखोवा के दूसरा जो है वो तो मानस है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। और ये वाला जो है भैया ये है दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। और ये है आपका कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और ये वाला जो है ये है शीत मरुस्थल, यानी कॉल्ड डेजर्ट इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि शीत मरुस्थल या कॉल्ड डिजर्ट या शीत डिजर्ट नामक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये है नंदा देवी, उत्तराखंड में फेमस है नंदा देवी, नंदा देवी चोटी भी आप जानते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये एमपी में, मध्य प्रदेश में जो 3 है ना, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। एक का नाम मैंने बताया, एक का नाम है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, एक है पंचमढ़ी और एक है पन्ना, पन्ना ये। और ये है आपका कच्छ, कच्छ का रण, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कुल मिलाकर के एक बार नंबर हम इनको दे देते हैं तब बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला ये था अगस्त्य मलाई, मतलब ये नंबर मैं डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इन्हें इसी आधार पे नंबर के अकॉर्डिंग घोषित किया गया। एक हमने ये देख लिया तीसरा, एक ये हमने देख लिया चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 और 3 ये हो गए, यानी 16, 17 और 18। कुल मिलाकर के भैया कितने हो गए आपके, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपके भारत में हैं। लेकिन मेन बात आती है इनमें से कौन से, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से भैया उसमें शामिल हैं, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो उस प्रोग्राम में जो शामिल हैं उन पे मैं क्या बना दे रहा हूँ, आपका M बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं एक नया ये चुन ले रहा हूँ, उन पर मैं M बना दूंगा जो जो शामिल है। तो सबसे पहले तो भैया ये शामिल किया गया था आपका नीलगिरी, ठीक है। तो ये वाला, एक तो ये नीलगिरी वाला, साथ साथ नोट भी करते हुए चलिएगा, ये है आपका शामिल जो नीलगिरी है, ठीक है। साथ साथ चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीलगिरी ये शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, साथ साथ नोट करते हुए आप चल रहे हैं। और देखिए अभी जो शामिल, ये सबसे पहले शामिल किया गया था नीलगिरी जो था, ये शामिल किया गया था आपका 2000 में। 2000 में नीलगिरी को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में क्या किया गया था भैया, शामिल किया गया था, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर है आपका ये अगस्त्य मलाई, ये भी शामिल है। मन्नार की खाड़ी ये भी शामिल है, याद रखिएगा ये शामिल है। उसके बाद में ऊपर आइए सुंदरवन, भैया ये शामिल है, याद रखिएगा। उसके बाद ये है सिमलीपाल, शामिल है, याद रखिएगा।
उसके बाद नोकरेक ये भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पर देखेंगे कंचनजंगा ये शामिल है। उसके बाद ये नंदा देवी ये भी आपका शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तीनों शामिल है, ठीक है, ये तीनों ही शामिल हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये आपके शामिल हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, इनको शामिल किया गया है। तो कुल मिला के कितने हो गए? अचानक एक मिनट ये शायद हो गया। चलिए और बताइएगा ज़रूर क्लास समझ में आई या नहीं आई। ये पीछे वाला ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है जो ऊपर वाला है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और रह गया और वो है ये वाला भैया ग्रेट निकोबार, इसे और हम मना देते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए आपके? 12 हो गए। ये 12 के 12 जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, इन्हें किस में शामिल किया गया है? आपका यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया है। एक बार याद रखिएगा, नीचे के तो ये लगभग हैं, नीलगिरी है, अगस्त्य मलाई है, मन्नार की खाड़ी है और आपका ग्रेट निकोबार है। उसके ऊपर जाएंगे, शेषाचलम नहीं है लेकिन सिमलीपाल को शामिल किया गया है, सुंदरबन को शामिल किया गया है। उधर जाएंगे तो जो नोकरेक है उसे शामिल किया गया है। इसके बाद कंचनजंगा और नंदा देवी को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तो जो एमपी के तीनों हैं, अचानकमार, पंचमढ़ी और पन्ना, इन तीनों को शामिल जो है वो यह किया गया है। बट यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है आपको, वो क्या है? इस पन्ना को जो इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है वो किया गया है कब? 2020 में। पन्ना को बताइएगा ज़रूर। चलिए देखें, शुरुआत करते हैं। तो ये इसे पन्ना को जो शामिल किया गया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, वो 2020 में किया गया था। इससे पहले जो 2018 में किया गया था वो किया गया था कंचनजंगा को। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 2018 में कंचनजंगा को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में क्या किया गया था? आपका शामिल किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो है वो आपके शामिल किए गए हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगस्त्य मलाई जो है ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये केरल और तमिलनाडु में है। उससे ऊपर नीलगिरी में आते हैं तो ये 3 राज्यों में है। जो नीलगिरी है वो किस किस में है आपका? एक तो केरला हो गया, ठीक है, केरल हो गया, एक आपका तमिलनाडु हो गया और एक इसमें कर्नाटक भी हो गया। कर्नाटक में भी ये विस्तारित है, ठीक है। एक अचानकमार के बारे में याद रखिएगा, ये अचानकमार जो है ये केवल एमपी में ही नहीं है, इसका कुछ भाग आपका भैया छत्तीसगढ़ में भी जो है वो आपका फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ भाग है। मैं मेनली उन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी सीमा किसी एक राज्य में नहीं है, उनका कुछ भाग किसी दूसरे राज्य में भी है। हालांकि ज़्यादातर भाग मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी इनका विस्तारित है। तो आज की ये जो क्लास थी, इसमें जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है वो बात किया है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और जहाँ तक मुझे लगता है पूरे बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो शामिल किए गए हैं वो भी याद हो गए होंगे। एक बार इसको फाइनली मैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम लिख रहा हूँ और जिन्हें शामिल किया गया है वो भी। ऊपर से चलते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो आप जानते हैं सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट है ऊपर, वो है आपका कॉल डिजर्ट। उसके बाद है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जितनी बार लिखेंगे उतनी बार जो है वो याद हो जाएगा। एक है कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो दिहांग दिवांग, ठीक है, डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, मानस, डिब्रू सिखोवा और मानस। उसके बाद में हम आएंगे नोकरेक,
सुंदरबन, फिर उसके बाद में और नीचे आएंगे तब आपको मिलेगा सिमलीपाल, शेषाचलम, इधर लिख देते हैं अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार और कच्छ का रण। और 3 हो गए आपके एमपी के, एक अचानक मार हो गया, एक पन्ना हो गया और एक पंचमढ़ी हो गया। देखिए अब हो गए होंगे ये 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 और 5 ये हो गए, तो कुल मिला के हो गए 18। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने एक बार और बताया, कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। और दिहांग दिवांग कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सिखोबा और मानस कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, ये असम में है, याद रखिएगा। नोकरेक कहाँ पर है? आपका मेघालय में है, ये मेघालय में है। सुंदरवन ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा में है, ओडिशा। और शेषाचलम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर लिख लेना अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आंध्र प्रदेश और उसमें, अरुणाचल प्रदेश में। और शेषाचलम किस में है? ये है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और अचानक मार और पन्ना पंचमढ़ी किस में है भैया? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड कर्नाटका हो गया। मन्नार तमिलनाडु और इधर मन्नार की खाड़ी में है। ग्रेट निकोबार तो आप जानते ही हैं, निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और कच्छ का रण, मेनली कच्छ का रण गुजरात तट पर है ये। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 18 है। और जो शामिल किए गए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट करा देता हूँ, शायद बेहतर हो जाए। एक आपका नंदा देवी है, एक आपका कंचनजंगा है, एक आपका यहाँ पर नोकरेक है, एक सुंदरबन है, एक सिमलीपाल है। यहाँ पर तो ये तीनों ही हैं, अचानक मार भी है, पन्ना भी है और पंचमढ़ी भी है। ठीक है, अगस्त्यमलाई भी है, नीलगिरी भी है, मन्नार की खाड़ी भी है और ग्रेट निकोबार भी है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वो है जो किसमें शामिल हैं? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल है। अगर ये आप इतना समझ लेते हैं तो फिर अब आप इनसे जुड़ी बातें किस में आएंगी? जब मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं मैक्सिमम वो कहीं ना कहीं किसी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। तब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये पूछ लेता है एग्जाम में कि इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो जहाँ तक लगता होगा ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है ठीक है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना रखते हैं, बाकी क्लास हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद।